नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। अगर आप सभी ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है और आप भी चाहते हैं कि 2026 में आप इसमें 90 प्लस का स्कोर करें, देन आपको मेरे इस चैनल की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव में ऐड किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस सीरीज में हम आपको देने वाले हैं वो चीज़ें जो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। पहला क्या, यहाँ पर इस सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि अगर आपने मैथ सब्जेक्ट ले रखा है तो डेफिनेटली आपका भी मन होगा कि आप इसमें 90 प्लस स्कोर अचीव करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज देने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। आपके इस मैथ्स की बुक में अप्रॉक्सीमेटली 30 एक्सरसाइज हैं और 30 एक्सरसाइज का चैलेंज हमने ले लिया है 30 डेज़ में, यानी कि 30 दिनों में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड क्या करूँगा, एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा, पहली बात तो ठीक है, पहली बात कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर PYQ भी बताऊँगा। तीसरा क्या है कि डायरेक्ट MCQ किस तरीके से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी है, और प्रैक्टिस अगर उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तो सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा। सो दैट इसी को ध्यान में रख कर के मैंने ये क्लासेस डिज़ाइन करी हुई हैं। और हर एक एक्सरसाइज में जैसे 10 क्वेश्चन होंगे तो मैं 6 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, जो 6 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन तो मैं सोल्यूशन दूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबका पैटर्न लगभग सेम रहता है। तो 10 में से अगर मैंने मान लेते हैं 6 क्वेश्चन कराए, तो उन 6 क्वेश्चन में से भी 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर होंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आ गई बात समझ में। तो यही वो यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगी, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगी, और इससे होगा क्या, आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं फेस तो नहीं रिवील करने वाला, क्योंकि वो अपने पास संसाधन तो है नहीं भाई। तो इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी, और भाई आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है। जितने समय में आप रील्स देखते हो, अगर 20 से 25 मिनट हर रोज़ मेरी क्लास देख लोगे तो आप डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स गेन करोगे। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप मुझे 30 दिन दे के देखिए और उसी पर काम करके देखिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, और सबसे पहले चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या आपने इसके बारे में पहले से पढ़ रखा है? और अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में एक और नाम दे दिया जाता है रियल नंबर। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है? अब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, अब हम अपने टॉपिक पर आ चुके हैं और उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो, एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें हमें सभी प्रकार के नंबर या संख्याएं पढ़नी होती हैं। ठीक है। स्पेशली हमें अपने इस क्लास में 2 ही तरीके के नंबर पढ़ने हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के नंबर। ठीक है। फिर से समझ लो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिसमें सब प्रकार के नंबर आते हैं, जितने भी नंबर आपने आज तक पढ़े हुए हैं। ठीक है। सारे नंबर किस में आ जाते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब वास्तविक संख्याओं में भी हमें 2 ही तरीके के नंबर पढ़ने, चूँकि एग्जाम ओरिएंटेड 2 ही हैं। पहला है परिमेय। ठीक है। पहला क्या है? परिमेय संख्याएं, और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। तो 2 ही चीज़ें हमें ये पढ़नी है। ठीक है। अब आप कहोगे परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, तो उस पर हम भाई थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि परिमेय क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगाएंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है। आपकी ये छुट्टियां मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ठीक है। मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, और भी इससे बेहतरीन क्लासेस। अब बात कर रहे थे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो सिंपल सी बात आप दिमाग में बिठा लो, जिससे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है? परिमेय संख्या है। और जहाँ पर क्यों क्या होगा? इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब ये कहानी अक्सर लोग आपको बताते नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखो, PYQ का मतलब क्या है? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, सीधा सीधी बात है। ठीक है। यानी कि परिमेय क्या होता है? लाइक ऐसा एक भिन्न ही होती है, और भिन्न तो आप कक्षा 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। अंश बटे हर होता है ना, भिन्न में क्या होता है? अंश बटे हर ही तो होता है, यानी कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर है आपको? कि हाँ भैया क्लियर है। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2/3,
तो भाई देखो ये अंश बट्टे हर के रूप में हो गई, यानी कि p/q के फॉर्म में हो गई, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 7/8 कुछ भी नंबर ले लो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस ले लिया तब भी क्या है, परिमेय संख्या होगी। क्या 0 एक परिमेय संख्या होगी? जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 की डिवाइड में कुछ नहीं, तो वहाँ पर क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 क्या परिमेय संख्या होगी? आप कहोगे इसके डिवाइड में यानी कि बट्टे में हर तो है ही नहीं, तो जहाँ पर हर नहीं होता वहाँ पर कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर 1 होता है, हमेशा हिडन रहता है, यानी कि छुपा रहता है। तो यानी कि ये भी तो p/q के फॉर्म में हो गया, अंश बट्टे हर के रूप में हो गया। आप कहोगे अंश क्या है, तो अंश देखो 2 है और हर क्या है, 1 नहीं दिया गया था, तो हमने खुद से लिख लिया, तो ये अंश बट्टे हर के रूप में हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। और यहाँ पर 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन भैया अभी आप कह रहे थे कि क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यों जो होते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता, ये क्या कहानी है? देखो इसका मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान से समझना। यानी कि जैसे p यानी कि अंश की जगह पे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 7, और क्यों की जगह पे यहाँ पे बोला गया कि आप 0 नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम जैसे ही 0 यहाँ पे रखेंगे, अगर हम 0 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इनफाइनाइट, और जो इनफाइनाइट होता है यानी कि अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, उससे आप p/q के यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते, और जिससे आप अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते, क्या वो परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब आप कहोगे कि 0/1 कैसे? क्योंकि 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, है ना, तो वो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, अंश बट्टे हर के रूप में हो जाएगा, इसलिए वो परिमेय संख्या होता है। जबकि अगर क्यों 0 ले लिया यानी कि हर में 0 ले लिया, तो वो उसका आंसर अनंत आ जाएगा, और उससे आप p/q यानी कि अंश बट्टे हर यानी कि परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, देखो भाई। अब इसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़नी है। अब ये क्या कहानी है भाई? तो देखो ये कहानी कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। शब्द से लग रहा है अरे क्या कठिन चीज़ बता दी गई, और यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है, a=bq + r, और 0 से क्या है, रिमाइंडर बड़ा होता है और b से छोटा होता है। अच्छा, नॉर्मली जब आप भाग कर रहे होते हैं, ऐसे कोई नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लास्ट में फिर जो बचता है वो आपका शेष होता है, ठीक है। तो अब हम इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक हो जाएगा, ठीक है। जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और जिसको भाग कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। और जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, भागफल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ भैया समझ में आ रहा है। और जो बचता है वो क्या होता है, शेष फल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ भैया इतनी बात तो समझ में आ गई बिल्कुल, यहाँ से तो भूलने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर ए नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए क्या है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे जो ए दे दिया गया है वो ये ए है भाज्य, ए क्या है, भाज्य, ठीक है। अच्छा, और भाजक क्या है, जिससे भाग कर रहे हैं वो है भाजक यानी कि बी, और भागफल क्या है, वो है क्यों, और जो बचता है, जो शेष बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। अब चूंकि आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है भाज्य बराबर, ठीक है। भाज्य बराबर क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है भाई भाजक, ठीक है, गुणे भागफल प्लस में आप ये शेषफल, ऐसे तो पढ़ते हो आप कहोगे हाँ भैया ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखना, आपको आपने भाज्य को क्या लिखा था, ए लिखा था, तो हमने ये ए लिख लिया, ठीक है। भाजक क्या लिखा था, बी लिखा था। भागफल क्या लिखा था, ये क्यों लिखा था, क्यों लिख लिया। प्लस शेषफल क्या था, आर था। अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे, सॉल्व करोगे, तो मिलेगा a=bq प्लस में आर। वही चीज़ मिल गई जो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोली जा रही थी। यानी कि सब में बस आपको सिंपल सा इस तरीके से भाग करना है, और भाग करना अपने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास से ही सीख रहे हो। तो भाग करके बस आपको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा देना है, और उसके ठीक ऊपर क्या लिख देना है, a=bq + r, और इसी में आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बस इतनी सी बात आपको लिखनी थी। क्या समझ में नहीं आया आपको? आपको भैया बिल्कुल समझ में आया, आ गया ना समझ में? अगर समझ में आ गया भाई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कहाँ गया भाई मार्कर, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई, कि आपको निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो भी कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को HCF का फुल फॉर्म पता है?
बता दो भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, गुड। ठीक है, और एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, ये होता है भाई हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बात खत्म। सॉरी, यहाँ पर फैक्टर होगा। ठीक है, एम की जगह पे पहले फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर मल्टीपल होता है एलसीएम में। ठीक है, क्लियर, ओके जी। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि अपने पास क्या है, जगह थोड़ी कम है, और जिसके पास जगह कम है भाई, सिटी में जिसके पास जगह है वो तो आदमी, और जिसके पास गाँव में है वो भी, लेकिन बात ही अलग है। खैर, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है, चीख कर कह रहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है। और कैसे, जो अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखी थी, ए इज इक्वल टू क्या सीखा था, बी क्यू प्लस आर, यही सीखा था ना आपको कि हाँ भैया यही सीखा था। तो भाई लिख लेते। ये क्या हो रहा है यार अपने साथ, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। हाँ चल गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही सीखा था ना। और ओवरऑल आप ए को क्या बोलोगे बताओ भाई, ए को बोलेंगे भाई भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य। बी को क्या बोलेंगे, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक। और क्यू को क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है, और आर को क्या बोलेंगे, शेषफल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको कि हाँ भैया यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दो नंबर लिखेंगे, 135 और 225। अब किससे किसको डिवाइड करेंगे, तो हमेशा कम को क्या करना है, कम वाले से ही बड़े को डिवाइड करना है। तो 135 हमने ऐसे लिखा कहाँ पे, भाजक में, और 225 को लिख लिया हमने भाज्य में। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको पहाड़ा तो आता ही होगा, पहाड़ा का मतलब टेबल, और टेबल भाई तो आता ही होगा, ये मान के चलते हैं। अब अगर नहीं आता है तो देखो ये 3 डिजिट में, ये भी 3 डिजिट में, जिसको डिवाइड करें तो दो दो का डिजिट ले लेते, जैसे 13 और 22। तो 13 दूनी क्या होता है 26, तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि हम एक ही बार ले जाएंगे। तो 135 बन जाए 135। ठीक है, अब भाई घटा लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं, यानी कि दाही लेंगे, दाही में होगा 10, 10 2 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और 1 में से घटाएंगे तो 0, वो लिखेंगे नहीं। अब 90 तो शेषफल आ गया। तो 135 के टेबल में क्या भाई आपने देखा है कभी 135 के टेबल में 90 आया था, आता है, नहीं आता। तो अब जो 90 बचा है वहीं से क्या करेंगे, 135 को ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे यहीं से भाग करना स्टार्ट कर देंगे। यही चीज़ थोड़ी सी यूनिक है, आपको यही देखना है, ग्रीन पार्ट जहाँ से मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर डबल डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो टेबल कैसे पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, और यहाँ पे है 13, यानी कि एक ही बार ले जाएंगे तो 90 बन जाए 90, घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो ये तो 5 ही रहेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 45। अब 90 के पहाड़े में क्या 45 आता है, नहीं। अब 45 से ही क्या कर देंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे, तो 45 दूना क्या होता है 90, घटाएंगे 90 में से 90 क्या हो जाएगा 0। अब रिमाइंडर यानी कि 0 हो गया। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना हो जाए। आ गई बात समझ में आपको कि हाँ भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। अब लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी कि HCF क्या आया होगा, अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। तो जिससे आप डिवाइड करोगे, जिससे आप भाग कर रहे होगे और आपका शेषफल 0 आ गया, जैसे 45 से लास्ट टाइम जब हम डिवाइड अभी कर रहे थे तो क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि HCF क्या होगा 45 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है। हालांकि आपको लिखने के लिए ये लिखना होगा कि 225 जब आप लिख रहे थे तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य गुणे भागफल, यानी कि 135 और 1 की मल्टीप्लाई, तो 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में जो शेषफल बचा था, कितना बचा था 90, तो 90 लिखना होगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 135 को डिवाइड कर रहे थे, जिसको डिवाइड करोगे उसको लिखोगे 135 इज इक्वल टू 90 और 1 की मल्टीप्लाई करी थी, तो 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में शेषफल 45 बचा था वो लिखा। फिर आप 90 को डिवाइड कर रहे थे किससे, 45 से, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची। तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0, जिससे डिवाइड करेंगे और वही 0 आ गया, तो लास्ट में आप जिससे डिवाइड करोगे और शेषफल 0 आ जाएगा, तो वही आपका HCF होगा। कि यहाँ तो कुछ आपको डाउट लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। उसके बाद 196 को कितना है 38 22 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं 196। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 196 को 38 22 0। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो चलिए भाई करते हैं।
तो देखो यहाँ पर 100 कितना है 96, 19 दूना क्या होता है 38 होता है, यानी कि यहाँ पर 19 दूना 38 भी है पूरा पूरा, तो 2 बार में ले जाएं तो ये 2 छंग 12 और 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखो 6 दूनी 12 करेंगे तो आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 बन जाए 196। अब घटा लो भाई, घटाएंगे कितना, 12 में से 6 जाएगा तो भाई 6 और 8 यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 17 में से 9 भाई घटा लो, मुझे तो कन्फ्यूजिंग लगने लगा है, अब तो 8 ही बचेगा ना, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, ठीक है। अब रिमाइंडर जो बच रहा है इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, छोटा ना होना चाहिए। अब कितनी बार में ले जाएंगे भाई, वो 10 टाइम्स अगर ले जाते हैं तो पूरा पूरा 1960 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 9 बार ले जाएंगे, यानी कि 9 बार पढ़ेंगे। तो 9 बार पढ़ने के लिए भाई 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पे 9 बार लिख देते हैं। और 9 छक 54, 9 छक 54, ठीक है, 5 बचेगा, 9 9 81, 5 86, 8 बचेगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, घटा लो भाई, 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 गया 9, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप ये कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। 0 यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर छोटा ना आ जाए या फिर 0 ना हो जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कितना आया है, अब कितनी बार में चला जाएगा, अब हिसाब लगा लो भाई, 3 बार में, 3 9 27 होता है और 3 कम 3, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा 4, 4 और 9, 4 9 54, ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, 4 बार में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अब 4 छंग 24 और 2 बचेगा, 4 9 36, 2 38, 3 बचेगा और 4 कम 4 3 7, ठीक है। अब 200 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अब घटा लो भाई, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 7 यानी कि 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 196। यार इसका मतलब 5 टाइम्स में ये पूरा पूरा चला जाता, तो इसको भाई क्या करते हैं पूरा पूरा 5 टाइम्स में ले जाते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स में चला जाता है ये पूरा पूरा, ठीक है। करके देख लो, देखो 5 का 30 का 0, ये हो गया, देखो फिर से करते हैं, 5 का 30 का 0 और फिर कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 5 9 45, 3 48 और कितना बचेगा 4, 5 का 5 9, ठीक है। तो 980 पूरा पूरा आ गया, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 यानी कि शेषफल 0, तो इसका मतलब HCF जिससे डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा शेषफल 0 हो जाए तो वही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा HCF में। तो 196 से भाग दे रहे थे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ डिवाइड करने में आपको टाइम लग सकता है जैसे कि मुझे लगा, ठीक है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो ये दे दिया गया है, देखो जो एक क्वेश्चन मैंने नहीं करा इससे रिलेटेड वो आपको खुद से करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है इसलिए मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई, यहाँ पर आपको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये बात नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब सिर्फ इतना है, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखो जहाँ पे क्यों दिख जाए वहाँ पे कुछ ऐसा आपको इमेजिन करना स्टार्ट कर देना है। कैसा इमेजिन करना स्टार्ट कर देना है, A=BQ+R, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा गया है 6q प्लस में पहले 1 है, फिर यहीं पे 3 भी हो जाएगा, फिर यहीं पे 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, यानी कि जो 1 3 5 लिखा, अगर आप उसको थोड़ा और ध्यान से देखें वो क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और वो शेषफल हमेशा b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि b से तो भाग ही कर रहे हैं, और जिससे भाग करते हैं अगर उतना ही आ जाएगा तो वो एक बार में डिवाइड नहीं हो जाएगा, जैसे 6 6 आ जाता तो 6 बन जाए 6, तो ऐसे, तो यानी कि r यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं। देखो शेषफल 6 से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो ये रहा ऐसा कुछ, जो b है वो हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर a लिखा गया है, रिमाइंडर अगर यहाँ पर अगर 6 आ रहा होगा, जैसे अभी 1 दिया गया, 3 दिया गया, 5 दिया गया, अगर सोचो 6 अगर आ जाए यहाँ पर तो 6 कम 6 करके 0 नहीं हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ भैया, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि रिमाइंडर कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे b 6 है तो 6 के इक्वल नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा, 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। आगे बात समझ में, अब कहोगे हाँ अब तो समझ में आ गई, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है भाई, और
5 भी हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा और ना ही 6 होगा। आगे बात समझ में। तो अगर उस हिसाब से देखें तो रिमाइंडर ये होगा। तो अब चूंकि आप इसको 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप में लिख सकते हो। तो अगर आप सब नंबर लिखोगे तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, उस हिसाब से अगर आप 1 लोगे तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे BQ + R। ठीक है, तो अभी आप अगर ध्यान से देखें, इन केस ऑफ दैट B क्या है आपके पास 6 है, क्यों क्या है आपके पास, तो क्यों ही रखना है। आर की जगह पे आप पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 5 रखिए, 6 रख नहीं सकते। तो उस हिसाब से आपके पास इक्वेशन क्या होगी, A = B की जगह पे तो 6 ही रखना है, Q + 1 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 6Q + 2 होगा, फिर क्या होगा 6Q + 3 होगा, फिर क्या होगा 6Q + 4 होगा, फिर क्या होगा 6Q + 5 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हाँ भैया समझ में आ गई ये बात। इसको मिटा के थोड़ा सा सही से लिखते हैं भाई, है ना। यहाँ पे क्या था 6Q + 1। अब आपसे क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है वो देखो। क्वेश्चन बोला गया है आपको ये दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म में होते हैं। क्योंकि विषम नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, विषम नंबर जो 2 से भाग नहीं होते। तो जैसे 1 वाला ये नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा और ये 5 वाला नहीं होगा। तो फिर से आपको सेपरेट करके आपको यहाँ पर एक लाइन में दिखा देना है, लिख देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ यूनिक नहीं करना था। और ऐसे ही आपके पास अभी लास्ट के जो क्वेश्चन दिए गए वो भी करने। आगे बात समझ में आपको कि हाँ भैया समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, तो ये आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको करके जाइएगा 2026 में। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको HCF ही निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 32 से आप जैसे अभी तक मैं फैक्टर निकालना आपको सिखा रहा था आप वैसे कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर 32 लिखा हमने और 616। ठीक है, अभी थोड़ा सा चल नहीं रहा है क्योंकि ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 32 2 जा 64, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम से ले जाएंगे 32, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 29 और ये 6 बचेगा। ठीक है, तो अब कितने बार में ले जाएंगे, 9 बार में। 9 दूनी 18 होते हैं 27, हाँ हो जाएगा 9 बार में। तो 9 दूनी 18 होते हैं 27 और एक 28, घटा लो भाई कितना बचेगा 8 बचेगा। और 8 से अगर 32 को घटाएं तो 8 चौक 32, पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आपके पास 8 आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग भाग कैसे करें और जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ खास क्वेश्चन बचते नहीं, तो आप इनको खुद से एक बार ट्राई करिएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था ये सेकंड वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आपके 4th और 5th हैं, थोड़े से यूनिक हैं, दिमाग लगाइएगा। और देखो हाँ कठिन तो है, आप कहोगे सरल तो करा दी, कठिन आपने मुझ पर छोड़ दिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है भी नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आगे आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही, तो इसलिए मैंने आपको इतना ही बताया आज की क्लास में। ठीक है, तो आई होप ये क्लास ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और कुछ डाउट रह जाते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।